तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का इसमें केमिस्ट्री में हम लोग नया पोर्शन जो कि रहेगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 में। जैसे भी आप लोग हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने इससे पहले क्लास 10 में चाहे सीबीएसई का बच्चा हो आईसीएसई का, आप लोग वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ करके आ रखे हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 10th में इसमें अच्छे से नहीं भी ध्यान दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस बार जब इसको पढ़ेंगे तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपने अगर इसके बेसिक्स नहीं क्लियर करें तो आपके यहाँ पे साथ साथ क्लियर होते रहेंगे और आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे कि बच्चा हमारे सामने नया बैठा है। तो इस चीज पे आप लोग अभी ज्यादा फोकस मत रखना कि हमारे पास पिछला जो पोर्शन था वो कनेक्टेड है या नहीं है, वो है भी या नहीं भी, आप उस चीज को भी छोड़ दो। क्लास 10 से कितना कनेक्शन है नहीं है, आप ऐसा मान के चलो कि आपको बिल्कुल 0 से हम लोग 100 तक ले जाने के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्योंकि आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको पहले दिन ही बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जितने भी बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनिक के नाम से भागते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, या उनको ऐसा होता है मेरे को तो ऑर्गेनिक पसंद ही नहीं है। ऑर्गेनिक में दो ही आंसर्स होते हैं स्टूडेंट की तरफ से, या तो वो कहते हैं ये बहुत आसान है, या वो कहते हैं कि मेरे को ये पसंद ही नहीं है तो बहुत हार्ड है। इसमें बीच वाला बच्चा मैं नहीं देख पाया आज तक जिसमें वो कहेगा कि मतलब ठीक है, या तो वो कहेगा सर ये तो बहुत आसान होती है, वो कहेगा मुझे करनी ही नहीं है तो बहुत ही हार्ड है। अब मैं बताता हूं कि जिसको हार्ड लगती है वो क्यों लगती है, क्योंकि इसके पीछे हार्ड लगने का जो रीजन है वो ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो जब भी ये शब्द टीचर के मुंह से निकलता है तो बच्चे के दिमाग में एक इमेज बनती है कि रिएक्शंस, बस उसको रिएक्शंस ही दिखती हैं कि रिएक्शंस ही भरी पड़ी है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्शंस भरी पड़ी है, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए हमें रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन के बिना ऑर्गेनिक नहीं समझाई जा सकती है। तो हमें जब ऑर्गेनिक समझनी है तो वहां पर रिएक्शंस को याद नहीं करना है, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पे फोकस करना है जितने आपके सिलेबस में है, और जो नहीं भी है उनको याद करने का भी हम आपको तरीका बताएंगे, समझने का तरीका बताएंगे। लॉजिक्स होते हैं यहाँ पर, पहली बार तो आपके पास कम से कम केमिस्ट्री में कोई ऐसी ब्रांच आने जा रही है जहां पर आपको रिएक्शन के पीछे लॉजिक और प्रोसेस बताया जाएगा, तो एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट बंधेगा यहाँ पर। और इंटरेस्ट उसी बच्चे का बनेगा जिसका पहले दिन अपने पास जाकर के उसने जो भी सर ने पढ़ाया होगा या टीचर ने आपके, वहां पर वो जाके अपनी कॉपी खोलेगा। ठीक है, लाइफ में डिफिकल्ट चीजें होती हैं बट जब उनको करते हैं तभी मजा आता है। ठीक है, जो भी चीज आपको लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कॉम्प्लिकेट कर रही है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप अटेंशन देते हो। ठीक है, तो इसको अटेंशन देना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो अटेंशन नहीं दोगे तो भाई फिर यहाँ पे बात नहीं बनेगी, तब तो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगी, आप कहोगे ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। आ गई बात? चलें फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां से जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने पास जन्म हुआ एक तरीके से। देखो ऑर्गेनिक का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। ऑर्गेनिक का आप लोग मीनिंग तो जानते ही होंगे, व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक? जानते हो आप लोग ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक जैसे आप लोग कह रहे हो नेचुरल। सो जो नेचुरल मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है, इस नेचुरल वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सीधा सीधा आपके नेचुरल सोर्सेस से डिराइव होंगे। अब नेचुरल सोर्सेस हमारे आसपास दो ही हैं भाई, या तो हम लोग खुद मींस जो ह्यूमंस हैं, जिनको कि आप देखोगे तो बायो में दो ही तरीके के किंगडम होते हैं, एक होता है प्लांट किंगडम और दूसरा क्या होता है एनिमल, क्योंकि ह्यूमंस को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो सोर्सेस से डिराइव होते हैं नेचुरली, या तो प्लांट सोर्सेस से डिराइव होंगे या फिर कहां से डिराइव होंगे, ये एनिमल सोर्सेस से। अब प्लांट्स की अगर बात करी जाएगी तो हम लोग जैसे लेमन कंज्यूम करते हैं, मैं आपको अगर लेमन का एग्जांपल दूं तो लेमन की अगर बात करें तो लेमन जो है अपने पास, लेमन एक एग्जांपल हो सकता है। लेमन में आपके पास जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से। तो आपने बोल दिया कि वहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट थी? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट थी, इसलिए वहां पर वो क्या हो गया, अपने पास खट्टा है। ठीक है, सेम चीज होती है एप्पल होता है, जो एप्पल होता है एप्पल में वैसे अपने पास मैलिक एसिड होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत खट्टापन है, वहां भी थोड़ा सिट्रिक एसिड है, बट उसका मेन कंपोनेंट मैलिक एसिड है। अब अपने पास ग्लूकोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज जो कि हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी भी बनाती है, क्योंकि इंसान को अपनी बॉडी चलानी है तो उसको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज भी आपके पास एक नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये प्लांट्स में आपको मिला देखने को, प्लांट्स ने भी ग्लूकोज बनाई। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स के मैंने नाम बोले सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इस सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो है नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, जो कि खुद से थे, आपने जाके नहीं बनाया। आई बात समझ में? पहले तो नेचर ने क्रिएशन करी प्लांट्स की एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एनिमल्स की, देन उसके बाद वहां पर हमारे पास ये जो ह्यूमंस है उन्होंने स्टडी करी कंपाउंड्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि यार ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जो सोर्सेज है इसके वो कैसे हैं, एनिमल्स के थ्रू है या फिर प्लांट्स है।
तो जैसे मैंने आपको बोला हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग हो गए जो कि प्लांट सोर्सेज से डिराइव किए जाएंगे या फिर कहां से डिराइव किए जाएंगे आपके पास एनिमल सोर्सेज से, ठीक है। अब बात ये होती है कि देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले कौन ये आइडिया लेकर के आया, किसकी अप्रोच थी इसके लिए। सबसे पहले आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेrzelius, ठीक है। ये जो बेrzelius है ना, इन्होंने एक थ्योरी दी थी और ये थ्योरी किस चीज की थी हमारे पास, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि इन्होंने कहा कि यार देखो जितना मैंने स्टडी करा, जितना मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझा, मतलब बेrzelius ऐसा कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक तो इनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है नंबर में, ठीक है। और ऊपर से ये सिर्फ कहां से देखने को मिल रहे, तो उस समय ये लैब में नहीं प्रिपेयर होते थे, ध्यान रहे भी लैब में नहीं प्रिपेयर हो रहे, ये सिर्फ कहां से देखने को मिले अपने को, या तो प्लांट सोर्सेस से देखने को मिले या फिर कहां से देखने को मिले, एनिमल सोर्सेस से। तो इसका मतलब ये कैसे सब्सटेंसेस हो गए मेरे पास, नेचुरल सब्सटेंसेस। सो नेचुरल सब्सटेंसेस में दो आ गए, कौन कौन से सोर्स आ गए आपके पास, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से जो देखने को मिल रहे हैं और आपके पास ये संख्या में अनगिनत है, जितने मर्जी चाहे आप उतने ढूंढो आपको मिलते चले जाएंगे। तो अब इनका कहना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी थ्योरी थी, पहली बता दो इनकी थ्योरी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए आपके पास इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस फोर्स का मतलब है कोई रहस्यमयी शक्ति है जो कि क्या कर रही है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बना रही है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी, इनका एक कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का। इनका कहना है कोई रहस्यमयी शक्ति है, ठीक है, जो कि वो उनको क्या कर सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रही है। किसके अंदर बना रही है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अपने आप बन रहे हैं ये, तभी तो नेचर में मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय लैब में प्रिपेयर नहीं होते थे। तो ये बेrzelius का जो कॉन्सेप्ट था, इनका कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का था। किसका था, बेrzelius का, और ये थ्योरी थी उनकी सिर्फ, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं बना सकते थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग लैब में जो प्रोडक्ट्स बनाते थे, हम लोग लैब में बनाते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में नहीं मिलते हैं, वो आप खुद से बनाते हो, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, दीज ऑल आर आपके पास कैसे हो गई है, ये सब हमारे पास वो कंपाउंड्स है जो इनऑर्गेनिक की श्रेणी में आते हैं। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आप खुद से नहीं बना रहे हो, नेचुरली अकरिंग है। तो इन्होंने इसका जो रीजन दिया वो दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। बट पता है हुआ क्या, कुछ समय बाद ना एक साइंटिस्ट और हुए, 1828 में फ्रेडरिच वॉलर आए। अब जो ये फ्रेडरिच वॉलर थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यार बेrzelius ने जो बात कही थी ना, अब उसके अगेंस्ट मेरे पास एक एविडेंस है। और ये एविडेंस क्या लेकर के आए, इन्होंने बोला कि मैंने खुद से आज लैब में अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करा, ठीक है। वॉलर का कहना था कि ऐसा नहीं है, ध्यान रहे बेrzelius के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, बेrzelius के अकॉर्डिंग हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया, इन्होंने कहा कि जो फोर्स उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए चाहिए, ये कह रहे हैं कोई मिस्टीरियस फोर्स है, हमें भी नहीं पता, तो आप बना नहीं सकते। पर वॉलर ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं था। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किसको रिजेक्ट कर दिया, इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को। और इन्होंने क्या बना करके दिया आपको लैब में, यूरिया। ये NH2CONH2 जो आप देख रहे हो, NH2CONH2 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है आपका अमाइन ग्रुप है, जिसमें बीच में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये आपका यूरिया है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूरिया बनाया लैब में, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने किसका यूज किया था, अमोनियम साइनेट का। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो यूरिया अपने पास प्रिपेयर हुआ। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया ना आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और यूरिया का अगर मैं सबसे एक आपके पास ऐसा सोर्स बताऊं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, कोई मेरे को बता सकता है यूरिया का ऐसा सोर्स? यूरिन, जो हम लोग यूरिन पास करते हैं, यूरिन में सबसे ज्यादा जो अगर आपको कोई चीज परेशान करेगी तो वो क्या होती है, यूरिन की स्मेल होती है, ठीक है, यूरिन स्मेल। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वहां से अपने पास क्या करती है, वहां से अपने पास अमोनिया रिलीज होती है, ठीक है। आप जब जाओगे तो आप देखोगे वॉशरूम से बहुत ही भयानक स्मेल आ रही होती है, ठीक है, गंदी स्मेल जो होती है, क्योंकि वहां पर जो यूरिन है वो यूरिन लगातार आपके पास अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर द डीकंपोजिशन। और यूरिया यूरिन का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यूरिया कहां से डिस्चार्ज हुआ, ह्यूमन बॉडी से डिस्चार्ज हुआ, और उस यूरिन के अंदर मेरे को क्या देखने को मिली, यूरिया। पर इन्होंने यूरिया खुद बना करके दिखाई, इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया
और अमोनियम साइनेट को जब हीट करा तो वो डिकम्पोज हो गया मेरे पास यूरिया की फॉर्म में। तो यहां से जो यूरिया बनकर के आई है, यूरिया कैसा कंपाउंड था आपके पास? ऑर्गेनिक। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने खुद से प्रिपेयर किया। तो आज से अब ये बात साबित हो गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। वो रहस्यमयी शक्ति का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब वो जो अब तक इससे पहले हमारे पास जो अंधविश्वास चला आ रहा था, उसको हमारे पास किसने खत्म किया? फ्रेडरिच वॉलर। इन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, मैंने कर दिया है लैब में प्रिपेयर। तो अब इसके बाद फिर कई सारे कंपाउंड्स हुए, फिर जहां से अपने पास फिर पूरी ब्रांच बनाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आपको आज देखने को मिलती है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, इसके पीछे भी एक हमारे पास जो कहानी है उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको बताया है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब शुरुआत करते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जो सबसे पहला पोर्शन है, जहां कि हमारे पास रहेगा इंट्रोडक्शन का। देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें खासियत क्या है? उनमें खासियत ये होती है कि इनके अंदर एक चीज कॉमन है, वो है कार्बन। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि जहां कार्बन दिख गई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मेन जो आपका सब्स्टिट्यूएंट या कहूं जो मेन एलिमेंट है, वो कौन होता है मेरे पास? कार्बन। आप कोई भी चीज जलाओ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी चीज जलाओ, हमेशा क्या निकलता है वहां से? धुआं। ठीक है, CO2 निकलती है, CO निकलेगी। इवन जब ह्यूमन बॉडी भी जलती है तो क्या निकलता है? धुआं ही निकलता है। ठीक है, CO2 या। तो ये अपने पास किस चीज के बारे में बता रहा है कि जो भी कंटेंट आप जला रहे हो ना अपने आसपास, 90% ऑफ द कंटेंट जो है वो क्या कंटेन करता है अपने पास? वो कार्बन कंटेन करता है। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में देखने को मिलेगा आपको? लिविंग सोर्सेस में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो इसलिए प्लांट्स को भी अगर आप जलाओगे तो धुआं निकलता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज भी जब जलाई जाती है तो धुआं जरूर निकलता है वहां पर। सो इट मीन्स कि अगर कार्बन नहीं होगी तो CO2 भी नहीं बनेगी। तो एटमॉस्फेयर थोड़ी दे रहा है वो कार्बन पहले से ही वहां थी। तो इसलिए जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक मेन एलिमेंट रहता है और उसका नाम क्या होता है? अपना कार्बन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये कार्बन के साथ इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते क्यों है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जिस चीज पे हम लोगों को फोकस करना है वो है कि कार्बन पे ऐसा क्या है जो कि बाकियों के पास नहीं है। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? यहां पर कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है खुद के साथ ही बॉन्ड बना करके, खुद के साथ ही बॉन्ड बना करके लॉन्ग चेन फॉर्म करना, इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के पास इस चीज की सबसे बेस्ट एबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकियों के पास नहीं है, बट वो आसपास भी नहीं है। फिर इनके ऑक्सीजन के पास भी है थोड़ी, नाइट्रोजन के पास भी है थोड़ी, थोड़ी सिलिकॉन के पास भी है, पर वो बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, इनके आसपास नहीं है। कार्बन जो होता है, कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि कार्बन जो है वो अपनी चेन बनाता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये सो ऑन ऐसे। आपको अगर मैं कहूं तो जब आप आगे जाओगे, आप क्लास 12th में भी अभी इसको पढ़ोगे, 11th में भी आपको कंपाउंड पढ़ाए जाएंगे, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स में कार्बन चेन आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 150, 200 कार्बन उससे भी ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर होती है, 300, 400, 500, इतनी इतनी यूनिट्स वहां पर लगी हुई होती है। तो अब ये 10-12 एटम का खेल नहीं है, ये तो 200, 400 तक पे चला गया। और कार्बन की कार्बन के साथ ही लिंकेज है, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कि कार्बन कैसे खुद के साथ सेल्फ लिंकेज करके इतनी आगे तक जा रहा है। सो यहां पर हम लोग जिस चीज का ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो कार्बन है, कार्बन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी किसकी है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन एक समय पर 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक समय पर। ठीक है, एक समय पर 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, और उसके साथ साथ अब ये चाहे तो वहां पर पाई बॉन्ड भी बना सकता है उससे। ठीक है, अभी देखेंगे जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आता है। सो टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन के पास एबिलिटी है 4 बॉन्ड्स बनाने की। ठीक है, अब वो चारों सिग्मा होंगे, 3 सिग्मा 1 पाई होगा, 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, जैसे भी रहेंगे, अभी आपको यहाँ पर उसमें आगे पढ़ाया जाएगा। सो पहले मुझे बताना ये चीज यहां तक आई समझ में? ठीक है, ये अभी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर वो हो रहा है, मैं कहूँ स्टार्टिंग हो रही है, या अपने पास ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं जहां भी कार्बन प्रेजेंट है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो गया। जैसे आप कार्बाइड्स को देखोगे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, ऑक्साइड्स कार्बन के CO2 और CO, ये जरूरी नहीं है कि जहां कार्बन लगी है वो आपने क्या कह दिया उठा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 ऑर्गेनिक नहीं है, CO आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड ऑर्गेनिक नहीं है। वैसे ही ऑर्गेनिक एसिड, अगर मैं कार्बोनिक एसिड की बात करूं तो कार्बोनिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है।
ठीक है, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होती है वो कार्बन तो कंटेन करती है, बट मोस्ट कॉमनली उस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ देखोगे आप हमेशा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन पर आ जाते हैं। देखो इस चैप्टर में हमारे पास जो अभी हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे राइटिंग से, कि आपके पास जो भी कंपाउंड आप देखते हो उस कंपाउंड को हम लोग लिखते कैसे हैं, क्या क्या तरीके उसको लिखने के होंगे। फिर ना जो ज्योमेट्री होती है ना इनकी, वो थोड़ा आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। जब हम आगे बढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का इंट्रोडक्शन आएगा, तब आपको वहां पर ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो अभी ज्योमेट्री को स्टार्टिंग में नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो है भी नहीं अभी स्टार्टिंग में और समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमारे पास जो पोर्शन है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। मैंने आपको बोला था कि कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसके अपने पास तरीके क्या है। या तो कार्बन जो चारों बॉन्ड बना रहा है वो चारों बॉन्ड कैसे हो, या तो चारों सिंगल हो, या फिर क्या कर सकता है ये 2 सिंगल रखे, मतलब 3 सिंगल रखे, एक डबल कर दिया, और या फिर क्या हो सकता था अपने पास ये ट्रिपल और सिंगल। ठीक है, सबसे पहला बनने वाला बॉन्ड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, सिग्मा। कितने सिग्मा है यहाँ पे टोटल, अगले में कितने सिग्मा है टोटल, और एक पाई है, और यहां पर कितने सिग्मा है, 2। यहां पे 2 सिग्मा है, 2 पाई है। ठीक है, इसके अलावा आप कार्बन को और किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं देखोगे जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा। या तो कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल रखे होंगे, या 3 सिग्मा 1 पाई, या 2 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, वो भी सेम ही चीज है। आप जो चीज कह रहे हो वो भी अगर मैं बताऊं तो उससे हाइब्रिड स्टेट जो है ना उस पर चेंज नहीं आएगा। मैं बताता हूं कैसे। ये वाला अगर मैं देखूं तो मैं इसको अगर लूंगा तो ये सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास पाई। तो ये 2 सिग्मा 2 पाई है, ये यही वाला केस है। बस बात ये है कि इसने अपने दोनों साइड जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है। शुरुआत इससे करते हैं, पहले वाले से। इसमें इसने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए हुए, तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड हो गया आपके पास, sp3। क्योंकि 4 सिग्मा बने तो 4 ऑर्बिटल लगी होंगी, तो s की 1 लगी, p की 3 सिग्मा बने, पाई इंक्लूड नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, पाई हाइब्रिडाइज नहीं होती है, तो 3 ही ऑर्बिटल लगी, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कर चुके थे, शुरुआत में मैंने आपको कराया था। अगले में sp, और ये भी कौन सी है, sp है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या पढ़ाया था हमने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, s कैरेक्टर के। ठीक है, एलिमेंट में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा। तो अब ये s कैरेक्टर क्या चीज है और इसको निकाल कैसे रहे। देखो sp3 टोटल कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ बॉन्डिंग में, 4 में से s ने कितनी लगाई है अपनी, 1। तो 1/4 पोर्शन है ना इसका, 1/4। 1/4 को क्या कहते हैं हम लोग, 1/4 कितना परसेंटेज आएगा, अरे 1/4 25% आएगा ही नहीं आएगा। 1/4 इंटू 100 करो तो आंसर कितना आता है, 25। तो s कैरेक्टर कितना है यहां पर, तो p कितना हो गया, 75%। sp2 पर आ जाए, sp2 में टोटल ऑर्बिटल्स कितनी है, टोटल 3, s ने कितनी लगाई, 1। 1/3 कितना परसेंटेज होता है, तो p कितना रहा होगा फिर। ठीक है, अगले वाले में तो बराबर बराबर है, तो s कैरेक्टर भी 50 है और p कैरेक्टर भी कितना है, 50। वैसे सिमिलरली लास्ट वाले में भी 50-50। तो इसमें आपको s कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, बताओ s कैरेक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है इनमें। तो अपने पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इसका मतलब वो कार्बन जो कि एक ट्रिपल बॉन्ड से लगी हुई होगी वो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। और इसी से पता है आपको, इसी से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो बेसिक है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से शुरुआत कर रहा है, इसी से आपके पास ज्यादातर क्वेश्चंस केमिकल प्रॉपर्टीज के निकल करके आते हैं। यहाँ मैं बोलूं जो केमिकल रिएक्शन है वो कैरी फॉरवर्ड होती है ड्यू टू दिस बॉन्ड नेचर या ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम। अगले यहाँ पर बात करते हैं कि जो sp3 sp2 sp, आपको भी पता है कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री भी अलग अलग निकल करके आएगी। sp पे लीनियर होती थी, sp2 पे ट्राइगोनल, ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 पर क्या होती थी, टेट्राहेड्रल। क्योंकि इस पे कार्बन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, ये आपका वो केस है जो विदाउट एनी लोन पेयर जा रहा है। तो अभी अपनी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो आपको पढ़ाई गई थी आप वही फॉलो करोगे यहाँ पर विद द सेम बॉन्ड एंगल जो आपने पढ़ के आए हैं। अभी हम इसको दोबारा यहाँ पे भी देखेंगे क्या बनता है। तो इसके साथ साथ
अब यहाँ पे जो कार्बन वाला फैक्टर है ना, उसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हम क्या ध्यान रखेंगे भाई, ये बॉन्ड का नेचर, ठीक है, कि जब अपने पास बॉन्ड का इसका नेचर चेंज होता है तो असलियत में हो क्या रहा है, उसकी हाइब्रिड स्टेट ही चेंज हो जा रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल गई। दूसरी चीज जो होती है यहाँ पर वो ये होती है कि जो ज्योमेट्री है वो उल्टा किस पे डिपेंड करती है, वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए एल्केन्स, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि क्लास 10 में आपने एल्केन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, वो सिंगल बॉन्ड होती थी, एल्केन्स में डबल और यहाँ ट्रिपल। तो इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन तीनों की जो शेप्स है वो अलग अलग आएंगी, क्योंकि भाई हाइब्रिड स्टेट जो है वो तीनों की चेंज हो रखी है, तो शेप्स भी सेम नहीं है। तो ऑर्गेनिक का रूल यही होता है, ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको एक तो नेम पता होना चाहिए, कंपाउंड का नेम के बारे में आपको पढ़ाएंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और इसी तरीके से इस बार भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर चलेगी। तो जबरदस्त चीज है, मजा बहुत आता है इसको, क्योंकि यहाँ पर रूल्स हैं। बात यह है कि यहाँ पर रूल्स होते हैं, जब रूल्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं तो रूल्स पढ़ने के बाद सब्जेक्ट को समझना आसान होता है और क्वेश्चंस भी आपसे होंगे, पर बात वही है कि आप रूल समझो, घर जाके पढ़ो उसको रोज, ठीक है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो रहता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। चलो खैर यहाँ पे बात करते हैं, भाई इतनी चीज आई समझ में, तो आ जाते हैं आपके अब इस पोर्शन पे जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर राइटिंग। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, देखो हमारे पास ना ये फॉर्मेट बना हुआ है, ध्यान रहिए क्या है अपने पास यहाँ पर फॉर्मेट है। आप ऐसे लिखते हो, ऐसे का एक फॉर्मेट होता है, लेटर का एक फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, नोट इस जो आप लिखते हो नोटिस भी एक फॉर्मेट होती है, ठीक है, आर्टिकल का फॉर्मेट होता है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, जब आपके पास कोई मैटर आपको दे दिया जाए, मैटर का मतलब है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, मैं 3 बच्चे पकड़ूंगा, तीनों हो सकता है उसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, पर तीनों सही है, गलत कोई भी नहीं, तीनों सही होंगे। अब ये तरीके क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तरीका होता है आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो भी कंपाउंड आपके पास लिखने को आया है उसको आप कैसे दिखा रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें मैं सारे के सारे जो बॉन्ड है उसको ओपन दिखाता हूं, ठीक है। मतलब देखो आप कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है ना, आपको बहुत क्लोजली नजर आ रहा है, आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि कार्बन ने वो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए, चौथा खुद के साथ ही बनाया। सिमिलरली दूसरे कार्बन ने भी यही करा, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए, 1 खुद के साथ बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैं एक एक बॉन्ड को यहां पर अपने पास दिखाऊंगा, लोन पेयर है तो लोन पेयर भी शो करूंगा, मेथनॉल देखेंगे, मेथनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था तो दिखा रखा है, ठीक है, कहीं पे दिखाते कहीं पे नहीं भी दिखाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बात यह है कि मैं हर एक बॉन्ड को दिखाऊंगा, मैं ओपन करके लिखूंगा पूरा। लेकिन पता है क्या है कि इसी को हमारे पास जब कंडेंस फॉर्म में आएगा ना, कंडेंस फॉर्म में लिखने को, जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थे उसमें तो एक एक बॉन्ड खोल के दिखाया जा रहा है, लेकिन अब जो अगला है ना कंडेंस्ड, कंडेंस का मतलब होता है बिल्कुल चिपका करके, जहां पे दबाने की कोशिश करी जाएगी स्ट्रक्चर को। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ना बॉन्ड को खोलते नहीं है। आप मुझे बताओ, जब मैंने इसकी 1 यूनिट देखी तो ये 1 यूनिट में क्या क्या आया, सी आया और कितने एच लगे इसके साथ, 3। मुझे तो कार्बन से मतलब है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड तो 4 बनाता है, तो सभी को पता है, क्योंकि अपने पास बैठे तो सारे साइंस वाले, कॉमर्स वाला तो पढ़ेगा नहीं कोई, और साइंस वाला बच्चा है तो उसे पता है भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप भी साइंस वाले हो तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना। तो मेरे पास ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगी हैं टोटल, 3। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ना कोई बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, और इसी के आगे फिर से क्या लिख दूंगा, ऐसे CH3, मैंने बॉन्ड नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे ABCD और कोई अल्फाबेट लिख के चला गया CH3, इसका मीनिंग है ये क्या है, यहाँ पर जो एक कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3, और वैसे अगली कार्बन है वो भी डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन से जुड़ी है, 3। तो फिर हाइड्रोजन के साथ कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए, 3। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ पूरा हुआ होगा, कार्बन का खुद के साथ, कार्बन ने खुद के साथ बनाया होगा वो चौथा बॉन्ड, जैसा ऊपर बना हुआ है। तो इसी की अपने पास जो कंडेंस स्ट्रक्चर है वो ये बन के आएगी। और अगर आप सिमिलरली ऊपर बनने वाली इथीन को देखोगे तो ये क्या बनेगी, CH2, ठीक है। ये इथाइन है, इथाइन को कैसे देख रहे हैं, ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा CH। और मेरे पास जो मेथनॉल है, अगर मैं मेथनॉल को देखूं तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या बन गया, CH3OH। आई इतनी चीज समझ में। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, कंडेंस्ड, ठीक है, इसमें बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, बॉन्ड नहीं शो कर रहे हैं, और ना ही मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख करके छोड़ रहा हूं, मैं आपको कार्बन अलग अलग करके तो दिखा रहा हूं पर बॉन्ड नहीं दिखा रहा उसके। तो इसको अपने पास बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपके पास अब जो अगला हमारे पास इसमें टॉपिक आने जा रहा है, जो कि हम लोग अभी कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग किस तरीके से अपने पास कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था, सबसे पहला आपके पास जो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ करके आए हैं, एक हमने देखी थी आपके पास
कंडेंस फॉर्मूला। और कंडेंस फॉर्मूला से पहले आपको कौन सा पढ़ाया गया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। कंडेंस फॉर्मूला से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये दोनों हम लोग अभी तक कर चुके हैं। आपके पास जो तीसरा आ रहा है अभी होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को आप समझना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है। ये बॉन्ड लाइन जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें क्या बना होता है, इसमें सिर्फ ऐसे पहाड़ बने हुए होंगे जो आप ये देख रहे हो, ऐसे, बस ये, ठीक है। अब अगर नॉर्मली इसको कोई बच्चा देखेगा हमारे पास तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा ही नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, उसको लगेगा है कोई डिजाइन बना करके छोड़ रखा है, ठीक है। ये पहाड़ जैसा, जैसे आप लोग बचपन में वो सीनरी वगैरह बनाया करते थे, वो पहाड़ था, पीछे सूरज निकाल देते थे ये लोग, याद आ रहा है ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे नदी बह रही होती थी, ठीक है, फिर पेड़ होता, हाँ बिल्कुल ब्रिज भी बना सकते हो। फिर यहाँ पर हमारे पास एक ये घर भी होता था, यही करते थे, यही है हमारे पास ये। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इससे पहाड़ी या सीनरी नहीं बनानी है। ये असलियत में ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई थी, ये लाइंस आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये लाइंस आपको किसके बारे में बता रही है, लाइंस आपको बता रही है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैसे है, इसमें जो ये टर्मिनल होता है ना, इसको हम कहते हैं टर्मिनल। ये जहां पे खत्म कर रहा है, हर एक टर्मिनल एक मिथाइल ग्रुप को बताती है। मतलब यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है मेरे पास, CH3। इधर भी CH3 लगी हुई है और इधर भी क्या लगी हुई है, CH3, ठीक है। दोनों तरफ अपने पास CH3 लगा है, ठीक है। अब उसके बीच में जितने भी आपके पास ये पॉइंट्स पड़ रहे हैं ना, ये सब जगह कार्बन है। इन सब जगह पर क्या एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास, कार्बन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कार्बन चेन है, ये पूरी कार्बन चेन में, जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट कार्बन को बता रहा है। और हाँ, टर्मिनल पर हमेशा CH3 होता है। और अगर मैं इससे एक लाइन और ऐसे बाहर निकाल दूं तो इसका मतलब उस कार्बन चेन में कहीं पर ब्रांचिंग हो रखी है, और ब्रांचिंग पे जो ग्रुप लगा है वो कौन सा लगा रहा होगा, ये किसको बताएगा, CH3 को, मिथाइल ग्रुप को। तो जो टर्मिनल होती है, टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल ग्रुप को। यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3, और वैसे सिमिलरली ये भी एक टर्मिनल आ गया, यहां पर भी क्या रही होगी, CH3 रही होगी, मिथाइल ग्रुप यहां पर रहा होगा। आई ये चीज यहां पर समझ में, मिथाइल ग्रुप जो है। बाकी उसके बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट यहां पर आपको किसके बारे में बताएगा, कार्बन एटम्स के बारे में। तो टर्मिनल पर मिथाइल है, बाकी हर जगह कार्बन लगी है। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को कार्बन की तरह नहीं शो करेंगे, उसके अपार्ट कुछ लगा होता, मैं दिखाता। अगर ये कीटोन का ग्रुप होता तो डबल बॉन्ड O ऊपर लिखा होता, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो एंड में COOH लिख देता, या कहीं बीच में लिंकेज होती। पर अगर आपकी जो कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन में जो कार्बन होता है उसको नहीं दिखाते, सिर्फ ऐसे हम लोग लाइंस बना करके छोड़ देते हैं, जिसमें हर एक पॉइंट आपको बता रहा है कार्बन के बारे में। बाकी कार्बन के अपार्ट कुछ भी लिखा होगा तो उसको हम लोग शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी हो रखा है। तो ये बात आई आपको समझ में यहाँ पर। तो ये जो कंपाउंड है, देखो ये आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अभी हम लोगों ने कंडेंस फॉर्मूला में लिखा था, ये कंडेंस फॉर्मूला है इसका। अब इसी कंडेंस फॉर्मूला को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसके बॉन्ड लाइन में। बॉन्ड लाइन के हिसाब से देखो कितने कार्बन है आपके पास यहाँ पर चेन में, 3 3 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 कार्बन पूरे। कौन से कार्बन से लिंकेज थी, थर्ड कार्बन से लिंकेज थी मिथाइल ग्रुप की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन से आप लोगों ने एक लाइन यहाँ पर नीचे दिखा रखी है। ये है अपने पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये जो यहाँ पे बनी हुई है। अगर यहाँ पर आपके पास जो कार्बन चेन है ना, अब ये कार्बन चेन जरूरी नहीं कार्बन से एंड करा, अगर ये OH से एंड कर रही होती तो फिर यहाँ OH लिखा होता, मेंशन हो रखा होगा ना। आपके पास जैसे अल्कोहल का ग्रुप होता, OH होता, तो आप फिर यहाँ पर OH लगाते हैं ना, ऐसे लिख के OH कर देते इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब जैसे बॉन्ड लाइन में आपने बोला कि आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है, आप कह रहे हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देखेंगे तो टोटल कितने कार्बन एटम है आपके चेन में, सिर्फ 2 ही है। और अगर 2 ही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। 2 है तो आप यहाँ पे जिगजैग तो बना ही नहीं सकते ना, ये तो 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो अगर ये 2 कार्बन एटम्स है तो आपको इसको फिर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते आप, ये क्या हुआ, ये भी कुछ नहीं है, तो यहां पर आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। आइए बात समझ में, यहां पर हम लोग वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे। हाँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होते तो बात बन जाती, जैसे आपने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अगर ये आता है तो इससे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कितने कार्बन है टोटल, 3, और पहले दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, एक डबल बॉन्ड लगी हुई है।
ठीक है, पर क्योंकि इस बार कार्बन डबल बॉन्डेड है इसलिए टर्मिनल पर CH3 नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसने जब 2 कार्बन के साथ ही बना लिए तो 2 ही तो बनाए होंगे हाइड्रोजन के साथ, CH3 थोड़ी लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, CH2। ठीक है, इतनी चीज आई यहां पर समझ में जो बताया गया। तो बॉन्ड लाइन में, अब बॉन्ड लाइन में मतलब ये होता है कि भाई देखो आपके पास जैसे जैसे कंपाउंड चेंज होता रहेगा रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि कंपाउंड आपके पास ये आ गया CH3 CH2 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 OH। अब यहां पर आपके कार्बन जो चेन है, कार्बन चेन में टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। अगर टोटल 4 कार्बन एटम्स है तो यही रहेगा मेरे पास रिप्रेजेंटेशन, 1 2 3 4, और जो आपकी चौथी जो कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है, उससे क्या लगी हुई है, OH, तो ऐसे शो करेंगे, तब इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, और उसके बाद एक सेकंड, एक और लाइन आएगी, बिल्कुल एक और लाइन आएगी, तब उसके बाद OH लगेगा ये। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन से क्या लगी हुई है आपकी ये OH। ठीक बात। अब आगे अगर बढ़े, जैसे आपके पास कोई कीटोन आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपके पास कोई कीटोन था, तो कीटोन जैसे ये हो सकते हैं। हाँ, अब यहां पर जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन एटम की है। ठीक है, 4 कार्बन एटम की है, जिसमें से इधर से सेकंड कार्बन पे और इधर से थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है, वैसे सेकंड कार्बन पे ये, पर अभी मैं जस्ट आपको डिजाइन वाइज बता रहा हूं। ठीक है, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे टोटल, ये 1 2 3 4, और इसमें इससे क्या लगाएंगे हम लोग, एक डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ऊपर वाले का। तो मैं कार्बन कहीं भी नहीं दिखा रहा हूं, ना मैं कार्बन दिखा रहा हूं ना मैं हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, उसके अपार्ट कुछ लगा हुआ होगा, मैं सिर्फ उसको यहां पर अपने पास रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये होता है आपके पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आई समझ में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होती है आपके पास, तो ये आप किसी की भी बना सकते हो। ठीक है, जहां पर भी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, फिर हम लोग वहां पर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बाद अगला जो आपके पास ये आ रहा है पॉलीगन फॉर्मूला। अब ये पॉलीगन क्या है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैं एक सबसे पहला कंपाउंड ये बनाऊं, अब आप क्या कहोगे, इसे बताओ ये क्या है, बिल्कुल वैसे ही अगले वाला क्या है मेरे पास, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद मैं एक और बनाने जा रहा हूं, ये क्या हो गया अपना, ये क्या है अपनी, ये आपका घर हो गया, है ना। ठीक है, पेंटागन है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। और वैसे ये है, लेकिन ये आपके पास जो कंपाउंड, ये आपके पास जो यहाँ डिजाइन आप देख रहे हो ना, जितनी शेप्स देख रहे हो, ये सभी केमिकल कंपाउंड्स के शेप है। यहां पे आपके पास ये तीनों पॉइंट्स किसको बता रहे हैं, कार्बन को। तो कार्बन ने एक रिंग, कार्बन ने आपके पास एक रिंग कंपाउंड यहां पर फॉर्म करा है, और ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, और वैसे नीचे वाली क्या हो जाएगी, ये साइक्लोब्यूटेन है, क्योंकि टोटल कितने कार्बन एटम्स है, 4, नीचे वाले में कितने हैं, 5, इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन। और वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए मेरे पास, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती। ठीक है, CH2 CH2 CH2, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसको ऐसे ना दिखा के कह रहे हैं भाई ऐसे दिखा दो। ठीक है, जिसमें हर एक पॉइंट किसको बता रहा है आपके पास, कार्बन को। तो जो पॉलीगन फॉर्मूले होते हैं, पॉलीगन फॉर्मूले में मैं जो शेप है, मैं बस शेप को वहां पर दिखाता हूं, और उस शेप का हर एक कॉर्नर आपके पास कार्बन एटम को बताएगा। और यही चीज अगर मैं कहूं तो वैसे ये चीज आप लोग बेंजीन जब बनाते थे, तो बेंजीन में भी C6H6 जो फॉर्मूला है वो आप बना के आए थे। ध्यान रहे, इसको कोई बेंजीन ना कह दे, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वहां पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिर्फ यही कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर किसी ने ये बना दिया, कोई मेरे को बता सकता है इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और ओल लगा हुआ है यहां पर, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। मैं ज्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूजन अभी क्रिएट नहीं करेंगे, अभी नॉर्मली लेकर के चलेंगे। वो फर्स्ट है, जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहीं से कार्बन नंबर होती है। ठीक है, तो आपके पास ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये भी आपका एक ऐसा कंपाउंड है, ये भी आपके पास एक पॉलीगन फॉर्मूला में हमारे पास बताया जा रहा है। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, अभी नाम पे मत जाना, कोई बात नहीं। अगर आपको नाम नहीं समझ आया, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है, पढ़ेंगे हम लोग, उसको अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर। अभी आपको जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस बता रहे हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड्स हम लोग आगे बने हुए वहां पर देखेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर देखा जाएगा, जैसे ऊपर वाला जो कंपाउंड दे रखा है, ये मेरे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये 2-ब्रोमोब्यूटेन की इन्होंने कौन सी स्ट्रक्चर बना रखी है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई,
ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। सेकंड वाली कौन सी है? ये कौन सी है आपके पास? ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। काइंड ऑफ है, मैंने हर बॉन्ड खोल के नहीं दिखा रखा है वैसे, ठीक है। ये लग रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट है नहीं अभी। और लास्ट वाला कैसा है? ये लास्ट वाली आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो कंपाउंड एक ही रहा, कंपाउंड आपके पास एक ही है, उसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो वहां पर बदल गए। देखो अभी हम साइक्लोप्रोपेन बना करके आए थे, अभी हम लोगों ने साइक्लोप्रोपेन देखी थी, वो ट्रायंगल था। ये साइक्लोपेंटेन है, ये अपने पास क्या हो गई यहां पर? ये हो गई आपकी वो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और वैसे सिमिलरली ये आपके पास हो गई क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये जो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन रखी है, ये देखो इसमें पूरा पर्टिकुलरली हम लोगों ने यहां पर आपको सिखा रखा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, तब कार्बन हाइड्रोजन सबको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चा भाई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अब इस लेवल पे पढ़ रहा है, तो उसे पता है कि हर एक पॉइंट पे कार्बन लगी हुई है और कार्बन के जो बॉन्ड है वो 4 होते हैं। तो उसने कितने बॉन्ड हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए होंगे, आपको स्ट्रक्चर देख के ही आइडिया पे लग जाना चाहिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। या पहले यहां पर अभी हम जितना पढ़ करके आए हैं उसके बेसिस पे एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, है ना, कार्बन की। सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के चारों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई थी, मतलब 4 सिग्मा पे क्या आ रही थी? sp3, ठीक है। 3 सिग्मा 1 पाई पर क्या आ रही थी? sp2, और 2 सिग्मा 2 पाई पर क्या निकल करके आ रही थी? sp। सिंगल बॉन्ड वाले चारों sp, मतलब एल्केन्स में sp, एल्केन्स में sp, वो एल्केन्स में sp3, एल्केन्स में sp2 और एल्काइन्स में सिर्फ sp, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। अभी देखते हैं, नहीं पूरे मॉलिक्यूल में बताने कह रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं दोनों में। सबसे पहले आप इसकी पूरी ओपन स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है। तो कार्बन जो है ये पहले वाली, इसका 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है, ठीक है। फिर इस कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, ये सिंगल रहा होगा। फिर इस कार्बन ने हाइड्रोजन लगा रखी है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, उसके बाद ये CH3 लगी हुई है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ बस ये ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसको 4 बॉन्ड पूरे करते हुए चलो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा तो ये सिग्मा है, फिर ये सिग्मा है, ये दोनों क्या है? ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, ये क्या है? पाई। सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 5 4 9, तो 9 तो क्या है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स देखो कितने हैं? 2 3। तो 9 बॉन्ड जो है यहां पर वो सिग्मा थे, और 3 बॉन्ड कैसे थे यहां पर टोटल? अपने पाई बॉन्ड थे, ठीक है। ये था आपके पास ए वाला पार्ट। सिमिलरली बी वाले को भी ऐसे ही करेंगे। देखो CH2 है, कार्बन ने कार्बन के साथ तो पहले डबल बॉन्ड बना रखा, आप ये बना दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया होगा, हाइड्रोजन थोड़ी डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर इस कार्बन का राइट हैंड साइड पर भी डबल बॉन्ड है और एक H है इसके साथ, उसके बाद CH3 लगी है इस कार्बन से, ये लो हमने CH3 भी लगा दी। कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे यहां पर टोटल? 9। चलो गिन लेते हैं। सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। 1 2 3 4 2 6 3 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए टोटल? 2। तो 2 पाई बॉन्ड थे और 9 सिग्मा बॉन्ड थे। ये आपके पास इस वाले का आंसर हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आया समझ में यहां पर कि रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करवाई जाएगी तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी भाई खुद से कैलकुलेट करके देने पड़ेंगे, क्योंकि टीचर्स आपको ये स्ट्रक्चर बना करके नहीं देते, स्ट्रक्चर बच्चे को खुद बनानी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक अब आपके पास यहां पर जो है वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं आपको बता देता हूं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। एक एग्जांपल के लिए, अगर अभी ऊपर चीज पे ध्यान मत देना, अभी आप लोग ये चीज समझना। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूं तो मीथेन के बारे में सब लोग जानते होंगे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मीथेन का फॉर्मूला क्या पढ़ करके आए आप लोग? CH4। तो अभी तक आपने जो CH4 बनाई होगी वो ऐसे बनाई होगी, कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे दिखाते हो हाइड्रोजन के साथ। लेकिन बात पता है क्या है, इसकी जो ज्योमेट्री है ना मीथेन की, वो कैसी होती है? कोई मेरे को इसकी ज्योमेट्री बताएगा? बिल्कुल, इसकी ज्योमेट्री कैसी है आपके पास? टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर ये टेट्राहेड्रल है तो मेरे को पता कैसे चलेगा ये टेट्राहेड्रल है? तो इसको टेट्राहेड्रल जैसा बना तो रखा नहीं है।
तो अब क्या किया जाता है, इसको जैसा ये है उसको वैसा बनाएंगे। टेट्राहेड्रल का मतलब ये होता है, जैसे आपके सामने जो ट्राइपॉड यहां पर रखा हुआ है यही टेट्राहेड्रल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल ऐसा ही दिखता है। टेट्राहेड्रल में जो 3 होते हैं लेग्स वो नीचे की तरफ होते हैं और एक हमारे पास उसका हेड होता है ऊपर। तो मतलब 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि ट्राइपॉड के 3 पैर की तरह है, नीचे को जा रहे होंगे, और एक बॉन्ड यहां पे उस कार्बन से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी अब एक ट्विस्ट है। अब एक ट्विस्ट क्या है, आप ऐसा समझो कि जैसे मेरे पास यहां पे ये आपके पास 3 लेग्स हैं, ठीक है। ये 3 लेग्स हैं उस टेट्राहेड्रल में जब हम लोग बनाते हैं। तो पता है क्या होता है कि ये जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल रखा हुआ है, आप इस टेट्राहेड्रल को देखना, इसमें जो एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो जो है वो प्लेन में लाए कर गया। मैंने जो प्लेन ले रखा है वो वर्टिकल ले रखा है, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं ड्राइंग। तो बोर्ड कैसा प्लेन है, मेरे पास एक वर्टिकल प्लेन है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्लैक मार्कर जो आप देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड, ये तो प्लेन पे ही लाए कर रहा है। लेकिन ये वाला बॉन्ड एक तो प्लेन से बाहर निकल गया, आपकी तरफ आ गया ये लेग, और जो रेड वाली लेग है वो पीछे आ गया प्लेन से। तो एक बॉन्ड प्लेन से बाहर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बॉन्ड कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या मैं कह दूं एक बॉन्ड प्लेन से बाहर निकल रहा है और एक बॉन्ड प्लेन से पीछे आ रहा है। और वैसे टेट्राहेड्रल में एक ऊपर भी लगा हुआ होगा, ऊपर का मतलब है ये ऐसे, वो चौथा बॉन्ड है। तो फिर ये तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, ये तो दिखाना पड़ेगा। इसको कैसे दिखाते हैं, तो कहते ये है कि अब यहां पर क्योंकि चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, तो कार्बन से एक बॉन्ड तो कैसी है हाइड्रोजन की, ऊपर लगी होगी, वो उसी प्लेन में, और वैसी एक लेग इसकी ऐसी थी जो इसी प्लेन पर है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको सीधी लाइन से बनाते हैं। लेकिन जो एक बॉन्ड है इसका वो कैसा है, वो आपकी तरफ जा रहा था और एक बॉन्ड आपसे पीछे की तरफ जा रहा था। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है उसी प्लेन पे, और एक है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, जो बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, उसको हम लोग किससे शो करते हैं यहां पर अपने पास, बताओ किससे शो करते हैं, सॉलिड वेज से। किससे शो किया जाता है, सॉलिड वेज से। VEG वाला वेज नहीं, कौन सा वेज, WEDGE, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं जैसे बनी हुई है सॉलिड वेज। वेज तो आपने देखा हुआ होगा, वेज, ठीक है। अरे वेज मतलब जैसे प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास एक, ठीक है। आप क्या करो, आप एक लकड़ी का टुकड़ा काटो और उसको ऐसे ऊपर से स्लांट वो कर दो, जैसे यहां पर ये बनी हुई है, ये आपके पास एक वेज है। सबका होता है, जैसे उसकी शेप है वैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, पर बात ये आपको बनाना नहीं होता। ये है वेज, जैसे यहां पर ये वेज बनी हुई है, तो ये मेरे पास सॉलिड वेज है। तो ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या अवे फ्रॉम द है, टुवर्ड्स, ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और वैसे यहां पर एक बॉन्ड कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, प्लेन से पीछे आ रहा था, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, उसको हम लोग शो करते हैं आपका डैश्ड वेज से। तो एक हाइड्रोजन में डैश वेज से लगाऊंगा और एक हाइड्रोजन किससे लगाऊंगा, सॉलिड वेज से। यह है आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आई इतनी बात समझ में, मीथेन का स्ट्रक्चर आया अब समझ में कैसा होता है। तो ये जो मीथेन आप यहां पर देख रहे हो भाई, अब ये आपके पास वो मीथेन है प्रॉपरली, जिसको जब आप किसी को पढ़ाओगे तो वो कम से कम इसको समझ सकता है कि मीथेन दिखेगी कैसे। तो ये मीथेन के आपके पास 3 लेग है नीचे, एक ऊपर जो इसका हेड निकल रहा है वो वहां पे हाइड्रोजन लगी हुई है, जो कि चौथा वहां पर उसका बॉन्ड रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज, और ये कौन सा वेज हो गया आपके पास, डैश वेज। तो डैश वेज कैसी होती है मेरे पास, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सॉलिड वेज कैसी होती है आपके पास यहां पर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बात आई यहां पर समझ में। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपको हर जगह नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि भाई अगर यही बनाते रहेंगे तो इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट का मतलब इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब अगर हम उसमें यही बनाने बैठ गए तो फिर इतना टाइम थोड़ी है, फिर हम लोग कब तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, कब ये चीजें बनाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग बस इतना बना करके छोड़ देते हैं। तो मेरे को इतना टाइम लग रहा है इसको ठीक करने में, चलो खैर कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब आप लोग मीथेन हर जगह ऐसे मत बनाने लग जाना, ठीक है। ये सिर्फ जब हम लोगों को कभी मैकेनिज्म आपको समझाना होगा तो तब हम लोग इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो बात ये है कि भाई मेरे को तो अब पता है ना कि कार्बन में यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रही थी, मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। तो कौन सी शेप रखेगा ये मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल। sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही तो रखेगा, sp2 होता तो ट्राइगोनल प्लेनर रखता, sp होता तो लीनियर रखता। जब वो चीज पता है तो उसको ऐसे बना के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऐसे बना के दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये है अपने पास यहाँ पर सॉलिड वेज और डैश्ड वेज का कॉन्सेप्ट। आइए आप लोगों को बात समझ में, सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज का कहां पर यूज करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पेपर में नॉर्मल लाइंस यूज करते हैं, ठीक है। पर नॉर्मल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर आपका बॉन्ड उसी प्लेन पर लाई कर रहा है, तो जैसे ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये दोनों बॉन्ड किसको बता रहे हैं बताओ? ये दोनों बॉन्ड ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड्स का मतलब है लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ना कोई प्लेन से बाहर है ना कोई प्लेन से अंदर है, इसका मतलब हो गया लाइंग ऑन सेम प्लेन। तो जब हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, तो मैंने तो यहाँ पे सब में नॉर्मल लाइन बना दी, तो इससे पता चल रहा है कि सारे हाइड्रोजन सेम प्लेन में, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं होता कॉपी में बनाने का। तो ये है आपके पास यहां से 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।